हेलो दोस्तों, ये आज आपका बिहार पुलिस का जो इम्पोर्टेंट हम लोग जीके पढ़ रहे थे उसका आज डे 4। ठीक है, आज भी हम लोग 4 से 500 जीके कवर करेंगे। बस आप इसको अच्छे से सपोर्ट कीजिए और ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला हम लोग का जीके शुरुआत करते हैं। भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना? भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य कब बना? मतलब भारत का एक अंग बना बिहार, वो राज्य के रूप में कब उभरा? ठीक है, सवाल आपका ये है, तो ध्यान से इसको समझेंगे। सभी लोग जानते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना 1912 में 1900, लेकिन अब समझेंगे कैसे बना। अंग्रेज का जो शासन था वो सबसे पहले बंगाल को वो अधिकार जमाया। बंगाल काफी बड़ा बन चुका था। बंगाल इतना बड़ा बन चुका था कि उसे 2 भाग में बांटना जरूरी था। तो 1905 ईस्वी में कर्जन ने उसे 2 भाग में बांट दिया, लेकिन बंगाल का विभाजन से भारत को बहुत लॉस सहना पड़ा। इसलिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जब 1911 में भारत में बने थे, तो उनके सामने आंदोलन करने से बंगाल का विभाजन रद्द हो गया, लेकिन बिहार बंगाल से अलग हो गए। ठीक है, देखिए ये बात 1912 की है। 12 दिसंबर 1912, 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 इस दिन हुआ था क्या? आए थे ब्रिटेन से जॉर्ज पंचम। ब्रिटेन से आए थे कौन? जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में, इनके स्वागत करने के लिए स्वागत में इंडिया गेट बनाया गया था। पूछेगा आपसे कोई कि इंडिया गेट कब बनाया गया? तो 1911। 1900 किनके स्वागत में? जॉर्ज पंचम। स्वागत में इंडिया गेट बनाया गया। और इंडिया गेट बनवाए थे कौन? यानी कि स्वागत कौन किए थे? स्वागत किए थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इन्हीं के समय में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय, और इंडिया गेट से प्रवेश किए थे कौन? जॉर्ज पंचम। उसके बाद जब मीटिंग हुई तब बहुत सारे चीजें उस समय मांगे गए थे, जिसमें एक प्रमुख था बिहार का अलग होना। ठीक है, इन्हीं के समय मांग किया गया। तो 12 दिसंबर 1911 को मांग में कर दिया गया कि बिहार एक अलग राज्य हो गया। कब घोषणा किया गया था? 12 दिसंबर 1911। लेकिन अब समझेंगे 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार अलग बन गया। बिहार अलग हो गया था। बिहार अलग हो गया कब? 22 मार्च 1900। इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। लेकिन 1 अप्रैल को, कब? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1912 को बिहार विधिवत रूप से राज्य बन गया था। बिहार पूछेगा आपसे कि बिहार विधिवत रूप से कब बना था? तो 1 अप्रैल 1912, लेकिन अलग हो गया था 22 मार्च 1912, और इसका घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911। विधिवत रूप से राज्य बन गया। विधिवत रूप से राज्य बन गया। अब जरा यहाँ आप समझेंगे कि बिहार जो है, बिहार अभी तक 2 खंड में बटा। बिहार कितने खंड में बटा जी? 2 खंड में बटा। बिहार 2 खंड में कैसे बटा था? तो सबसे पहला 1936 में, आप बताओ बिहार से कौन राज्य अलग हुआ था? 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा। अब एक और बात बताइए कि बिहार से 2000 में कौन अलग हुआ था? झारखंड। कौन अलग हुआ था जी? झारखंड। 2000 में कौन अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था। 2000 में अलग कौन हुआ था? झारखंड। बिहार राज्य बनने के बाद 2 बार ये खंडित हुआ। पहला बार उड़ीसा और दूसरा बार, पहला बार 1936 और दूसरा बार 2000। अब बिहार की बात करें तो बिहार में थोड़ा सा सवाल आते हैं। देखिए, ऐसे बिहार का वीडियो आपको डाला जाएगा बिहार पुलिस एग्जाम से पहले, 1 शॉट, एक ही वीडियो मात्र रहेगा 4 घंटा का, जिसमें पूरा बिहार में आने वाले, बिहार पुलिस में आने वाले
सभी प्रश्न को उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखते हैं, बोले बिहार में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? बोलो सब यार, कुछ नहीं है जी। हाई कोर्ट बिहार में हाई कोर्ट कब बना? उच्च न्यायालय 1916, 1900। इसका खंडपीठ बिहार में कहाँ है? पटना। खंडपीठ कहाँ है इसका जी? खंडपीठ कहाँ पे है? पटना है। खंडपीठ कहाँ पे है? पटना में। वर्तमान में हाई कोर्ट कितना है? वर्तमान में हाई कोर्ट 25। वर्तमान में हाई कोर्ट, वर्तमान में हाई कोर्ट, वर्तमान में हाई कोर्ट कहाँ कितना है? 25 है। बिहार की और बात करें तो बिहार जो है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? जल्दी बताओ। बिहार के पहले राज्यपाल, और अपना राज्य के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, बताइए। बिहार के पहले राज्यपाल दौलत राम, जय राम, जय राम दौलत। ठीक है, अब ये भी सबक को याद नहीं, बताइए। ये सब बिहार के क्लास में हम लोग यहाँ पे कर लेंगे सब, ठीक ना। जैसे कॉपी कीजिए, इसको स्क्रीन शॉट लीजिए, कॉपी जल्दी कीजिए। हो कंप्लीट। आइए दूसरा सवाल की ओर, सब बोलेगा स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? बताइए, स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? कितना? 190 नहीं, ये पढ़ाया हुआ भी आप लोग का था, 168। कितना? 100। स्वेज नहर आप लोग के दिमाग में ऐसा आएगा कि नदियां, गंगा नदी 2500 किलोमीटर, नहीं, लंबी लंबी नदियां होती है, लेकिन स्वेज नहर आखिर 168 कैसे रहा? तो स्वेज एक नहर है, नदी नहीं है वो। नहर का मतलब नदी से निकाला गया पानी, और जिस क्षेत्र में सिंचित नहीं होता है उस क्षेत्र में नहर का पानी जाता है। तो बनाया गया कितना? 100। तो पूरा हम लोग स्वेज नहर का इतिहास भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आएंगे कि स्वेज नहर जो है, ये स्वेज नहर को निर्माण करने के लिए किनको दिया गया था? स्वेज नहर का निर्माण कौन सा इंजीनियर ने किया था? सबसे पहला पॉइंट आता है। तो स्वेज नहर का निर्माण करने के लिए दिया गया इंजीनियर फ्रांसिस्को द लेपेप्स। फ्रांसिस्को द लेपेप्स किसको दिया गया जी? फ्रांसिस्को द लेपेप्स। कब दिया गया? 1854 में। 1854 में। अब नेक्स्ट जानेंगे, लेकिन इसका निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? इसका निर्माण शुरू कब हुआ था? 1869 में। 1800। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये हो गया राष्ट्रीयकरण 1956 में। 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1956 में। सोचिए इतना टाइम लगा बनाने में। ये स्वेज नहर जो है, ये स्वेज नहर का निर्माण, स्वेज नहर का, ठीक है जाता है ना, हाँ, स्वेज नहर का जो निर्माण है ये उत्तर में कहां है? ठीक ना, उत्तर में और दक्षिण में, ये दो भाग में है। स्वेज नहर के देखो, और नहर है तो दो दिशा होगा ना जी, चाहे पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो उत्तरी को हम क्या बोलते हैं? उत्तर में। ठीक है, अच्छा उत्तर ऐसे कर देते ना, आसानी हो जाए याद करने। यहां मान लीजिए स्वेज, स्वेज नहर, ये नीचे कौन होता है? नीचे दक्षिण, नीचे ऊपर उत्तर, ऐसे चलते हैं ना, ऐसे आपको याद भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है सब। स्वेज नहर के जो उत्तरी भाग होता है वो भूमध्य सागर। कौन भाग है वो? भूमध्य सागर। और जो दक्षिणी ही भाग होता है वो लाल सागर। कौन सागर? अब यहां से एक सवाल ऐसे बनेगा, पूछा जाएगा आपसे कि स्वेज नहर कौन कौन सागर को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर से कौन सागर? भूमध्य सागर से। स्वेज नहर इतना ही लंबाई है, बस इसकी लंबाई 100, इसकी लंबाई 100 भूमध्य सागर से। अब भूमध्य सागर के पास, स्वेज नहर के उत्तरी छोर के पास
एक द्वीप है जिसका नाम है पोर्ट सईद। क्या नाम है? पोर्ट सईद। कौन सा द्वीप है जी? पोर्ट सईद। पोर्ट सईद। आपको समझना है स्वेज नहर के उत्तरी भाग में कौन सा द्वीप है, स्वेज नहर के दक्षिणी भाग में कौन सा द्वीप है? पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। पोर्ट स्वेज। ऐसे याद कीजिए, स्वेज नहर के उत्तर में पोर्ट सईद, स्वेज नहर के उत्तर में, स्वेज नहर के दक्षिण में पोर्ट स्वेज। सईद स्वेज, सईद सईद। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। किसी को भी दिक्कत? अब एक सवाल कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा, बोलेगा ना कि स्वेज नहर के उत्तरी में, बहुत थोड़ा डीप बता रहे हैं सब सवाल, दरोगा का एकदम फेमस क्वेश्चन सब है, ठीक है। स्वेज नहर के उत्तरी में कौन सा झील है? उत्तरी में झील है लिटिल झील। उत्तरी में कौन झील? उत्तरी में कौन झील? अब मध्य में कौन झील? तिमसा झील। मध्य में कौन झील? तिमसा झील। कौन झील जी? तिमसा झील। दक्षिण में कौन झील? ग्रेट बीटर झील। दक्षिण में कौन झील? ग्रेट बीटर झील। ग्रेट बेटर झील। कौन झील? ग्रेट बेटर झील। थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, सब बताएंगे। स्वेज नहर का निर्माण कार्य कौन इंजीनियर के द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांसिस्को द लेप्टेक्स। फ्रांसिस्को द, कब? 1800। और स्टार्ट कब किया गया? 1800। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1900। स्वेज नहर कौन सा देश में? मिस्र में। कहां पे? चलिए, स्वेज नहर बना है जब से, तब से भारत आने के लिए, तब से व्यापार में 7000 किलोमीटर दूरी की बचत होती है। कितना दूरी की बचत होती है जी? 7000 किलोमीटर। आप समझ सकते हो। देखो, जब ये उमेराबाद से जो बना था ना, जो सहार के पास उमेराबाद नहीं बना हुआ पुल जी, जब ये पुल बना तो कितना दूरी को बचाया आपको है मालूम? अगर आपको सहार जाना था मात्र 4 से 5 किलोमीटर उमेराबाद से है ना, तो आपको जाना पड़ता कहां? बीटा होते हुए 40 40 80 100 किलोमीटर की दूरी बचाया। आप इधर से जाएंगे विक्रमगंज नासिरगंज होते हुए जाते। तो उसी प्रकार ये जो स्वेज नहर है, ये 7000 किलोमीटर की दूरी को बचत करती है। किस रूप में? व्यापार करने के रूप में। अब बताओ, स्वेज नहर के उत्तरी में कौन सागर? कौन सागर? स्वेज नहर के दक्षिण में कौन सागर? कौन सागर? इसका मतलब स्वेज नहर जो है वो मध्य सागर को लाल सागर से जुड़ता है। चलो अब नेक्स्ट बताइए, वो मध्य सागर स्वेज नहर के उत्तरी हिस्सा में कौन सा द्वीप? दक्षिणी में कौन सा द्वीप? अब बताएंगे ऊपर में कौन सा झील? बीच में कौन सा झील? तिमसा झील। कौन सा झील? दक्षिण में कौन सा झील? ग्रेट बेटर। ग्रेट। असली तीनों का तीनों झील खड़ा है। तीनों का तीनों झील, कोई में पानी मीठा पानी, किसी का पानी पीने लायक। स्क्रीनशॉट लीजिए या फोटो खींचिए फास्ट, और जल्दी से हो जाए। स्टार्ट। एक मिनट, अब ठीक है। हो गया जी। आगे देखिए, अब देखिए 3 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 3 नंबर जो आपका सवाल है, देखिए, श्रीरंगपत्तनम की संधि कब हुई? ये भी ऐसा का सवाल है। श्रीरंगपत्तनम की संधि कब हुई? बताओ जरा ध्यान से। नहीं, अगर आज के बाद आपसे पूछा जाएगा श्रीरंगपत्तनम, मंगलोर, मद्रास, यानी कि इससे जुड़े एक एक सवाल अभी क्लियर करेंगे, छूटेगा नहीं फिर सवाल, ठीक है। सब लोग बस एक्टिव रहेंगे आप। श्रीरंगपत्तनम की संधि 1792। 1700 फिर से बोलो, श्रीरंगपत्तनम की संधि 1700। इसमें कैसे होता है ये श्रीरंगपत्तनम की संधि? एकमात्र मैसूर और अंग्रेज, मैसूर और पूरा ध्यान से देखा जाए। मैं प्रथम
देखो आंगल मैसूर युद्ध, आंगल मैसूर, एक ट्राई ऐसा हम करेंगे एक ही लाइन में सब लिखा जाए, है ना, और आपको समझ में भी आ जाए। जब तक 2-3 बार वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक क्लियरिटी आपको समझ में नहीं आएगा, पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। एकदम इस जीके को ना आधार बना लो सब। बिहार कुछ एग्जाम अगर जुलाई में हो जाएगा तो कम से कम 30 से 40 हजार हम जीके बता देंगे, और अगर डेट बढ़ा तो फिर कहीं और कुछ आपको पढ़ने का सकता है, सब इसी में मिल जाएगा, ठीक है। देखो आंगल मैसूर युद्ध, सब ध्यान देंगे। पहला आंगल मैसूर युद्ध, प्रथम, देखो ध्यान से, अब लिखा गया यहाँ प्रथम, तो आप समझ जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। पहला आंगल मैसूर युद्ध, यहाँ लिखा जाएगा कब, यहाँ क्या जी, कब। अब देखो यहाँ पे लिखना हमें जरूरी है कि प्रथम आंगल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध। बस समझ जाइए क्या लिखा हुआ है, आंगल मैसूर युद्ध, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कब हुआ ये आपसे पूछा जाएगा, इस कॉलम में है कब हुआ, इस कॉलम में आपका रहेगा कि किनके समय में हुआ था, किनके समय में, उस समय लॉर्ड गवर्नर कौन थे, किनके समय। अब ये आपसे लाइन रहेगा, कौन सी संधि के तहत समाप्त हो गया, कौन सी संधि के तहत समाप्त हो गया। अब बताओ एक ही बार में सब क्लियर रहेगा नहीं, एक ही बार में सब क्लियर रहेगा। देखो ध्यान से सब समझेंगे। पहला हुआ था 1767 से 1769, 1767 से 1769, तो जाहिर सी बात है कि संधि हुआ होगा 69 में ना जी। संधि कब होगा, संधि हुआ तब ना युद्ध समाप्त हुआ, तो संधि हुआ 1769 में। पहला हुआ था कौन सी संधि, मद्रास की संधि। पहला कौन सी संधि हुआ था, मद्रास की संधि। कब, 1769, 1700, एकदम कितना सिंपल जा रहा है अभी नहीं। सुनिए फिर से, पहला हुआ 1767 से 69, कौन सी संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ, कब, 1769। दूसरा आते हैं 1780 से 84, 80 से अब बताइए किनके समय, इस समय लॉर्ड गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंगस। कौन थे, वारेन हेस्टिंगस, वारेन हेस्टिंगस। कौन थे, वारेन हेस्टिंगस। इस समय कौन सी संधि हुई थी, मंगलोर की संधि। कौन सी संधि हुई थी जी, मंगलोर की संधि। तो आप बताओ मंगलोर की संधि कब हुआ, उससे बड़ा कब हुआ जी। अब ये हर चीज आपको समझना है ना यहाँ पे। 1784 में। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा हुआ था 1790 से 92, 90 से, इस समय थे कार्नवालिस। इस समय कौन थे, लॉर्ड कार्नवालिस। और इस समय जो संधि हुआ वो संधि कौन सा हुआ था, श्रीरंगपत्तनम, श्रीरंग। अब बताओ आप खुद से, श्रीरंगपत्तनम कब हुआ होगा, जल्दी बताओ, श्रीरंगपत्तनम कब हुआ होगा जी, 1792, 1792। बोलिए मद्रास की संधि 1700, मंगलौर की 1700, श्रीरंगपत्तनम 1792। नेक्स्ट चौथा हुआ था 1799, 1700। इस समय तो लॉर्ड वेले जली, लॉर्ड वेले। यहां से एक सवाल बनेगा, वेले जली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, अपने आप को बंगाल का, वेले जली अपने आप को बंगाल का। लेकिन टीपू सुल्तान भी कम नहीं थे, ये अपने आप मैसूर का शेर कहते थे। कहां का शेर बोलते थे, शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान, शेर ए बंगाल, लॉर्ड वेले जली। अब बताइए इस समय कौन सी संधि हुआ था, कोई संधि नहीं, सीधे मौत, टीपू सुल्तान मारे गए, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से लोग स्क्रीन शॉट लो पहले, जल्दी 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 फटाक से तुम। हो गया जी। अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं ना। मैसूर कहाँ था,
मैसूर था कर्नाटक में। मैसूर कहाँ था जी? कर्नाटक। मैसूर कहाँ था? मैसूर का पहला राजा थे 1761 ईस्वी में हैदर अली गद्दी पे बैठा। हैदर अली गद्दी पर बैठा। शासन सबसे पहले गद्दी पे बैठे कौन? हैदर अली। 1700 फिर इसके बाद इनकी 1782 में मृत्यु हो गई। 1782 में इनकी क्या हो गई थी जी? मृत्यु हो गई। 1782 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जैसे इनकी 1782 में मृत्यु हो गई तो गद्दी पे बैठेंगे टीपू सुल्तान। गद्दी पे कौन बैठेंगे? टीपू सुल्तान। अगला राजा बने टीपू सुल्तान। अब जो टीपू सुल्तान है, ये टीपू सुल्तान को क्या क्या उपनाम दिया गया था? टीपू सुल्तान को बोलते थे शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था जी? शेर ए मैसूर। शेर ए मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। स्वतंत्रता वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान। स्वतंत्रता वृक्ष किसने लगवाया जी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने जैकोबियन क्लब में ज्वाइन किया। टीपू सुल्तान जैकोबियन, कौन सा क्लब में ज्वाइन किए थे ये? जैकोबियन क्लब। कौन सा क्लब? देखो जितना भी मुश्किल मुश्किल नाम वर्ड रहेगा ना, उसको 5-6 बार एकदम बोल दीजिएगा तो जुबान पे वो आ जाएगा। जितने टफ जीके जो है वो बार बार बोलने से ही याद होता है। ठीक है, बताओ टीपू सुल्तान वो क्या बोलते हैं? शेर मैसूर। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? जैकोबियन क्लब किसने? इनकी मृत्यु हो गई 1799। इनकी मृत्यु हो गई 1799। मृत्यु हो गई 1700। अब एक सवाल और यहाँ पे आप समझेंगे, देखिए थोड़ा समझेंगे अच्छे से। अंग्रेज और मैसूर के बीच जब युद्ध हो रहा था ना, तो पूरा भारत में एकमात्र मैसूर ही ऐसा शासक था, मैसूर ही ऐसा वंश था जो अंग्रेज के कट्टर था। मतलब अंग्रेज को देखना तक नहीं चाहता था। मैसूर युद्ध में नहीं हारते। हारने के पीछे वजह क्या है? अंग्रेज अकेला अंग्रेज मैसूर से नहीं लड़ा। अंग्रेज के साथ हैदराबाद के निजाम लड़े थे। यहां तक मराठा भी लड़े थे। मराठा हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज, ये तीनों मिलकर मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। तब जाकर मैसूर इस युद्ध में हारा। नहीं तो बिल्कुल नहीं हारा। भी कहां जी? तीनों बार संधि होकर मैनेज हुआ, नहीं मैनेज हुआ है, तीनों बार संधि हुआ है। तब अंत में फिर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। जगह स्क्रीनशॉट लीजिए सब फास्ट। हो गया? अब यहां देखो नेक्स्ट आगे सवाल देखते हम लोग। 4 नंबर सवाल खत्म हो गया ना, ये 3 नंबर खत्म हुआ अभी। आइए 4 नंबर सवाल पे चलते हैं। देखिए सब 4 नंबर सवाल क्या है? लैमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है? लैमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है? ऐसा कोई याद जी? मणिपुर। कहां पे है जी? कहां पे है? बोलिए लैमाटोल। हम आप लोग को पहला वीडियो में शायद पहाड़ पढ़ाए थे, है ना? पहला वीडियो में पढ़ाए थे। बताइए तो, पूछते हैं आप लोग से हम, पालकोंडा किस राज्य में है? सभी लोग देखो कमेंट तुम लोग सब नहीं करता। पहला चीज, पालकोंडा किस राज्य में है ये कमेंट में आप बताएंगे। और एक ये कमेंट में बताएंगे आप कि नीलगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी कौन है। दोनों कल कमेंट में हमें चाहिए इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो लैमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है? सबसे पहले आप ध्यान से समझेंगे इसको। ठीक है, भारत का गड़बड़ा जा रहा है ना। इसी से हम सब समझ जाएंगे। आप सब जानते हैं हिमालय भी आपको पढ़ा चुके हैं। हिमालय कितने भाग में जी? 4। लगता है पहला वीडियो में, है ना? हिमालय कितने भाग में है? 4। तो हिमालय जो है, हिमालय का विस्तार इसी से निकल जाएगा लैमाटो। एकदम क्लियर समझिए अच्छे से, ठीक ना? टाइम लगे लेकिन समझिए बेटर। सबसे पहला पॉइंट,
हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है। कैसा है जी? एकदम ऐसा है ना, एकदम ये भौं की तरह ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे है ना, ये है किसका आकार? हिमालय का आकार। ठीक है, अब यहां समझेंगे हिमालय हमारा भारत में भी है, नेपाल में भी है, और इधर पाकिस्तान में भी है, इधर अफगानिस्तान में भी है, इधर म्यांमार में है। सवाल आपसे ऐसे पूछेगा कि हिमालय पूर्व की ओर, हिमालय इधर पूर्व की ओर कौन से देश में जाकर टच करती है? हिमालय पश्चिम की ओर कौन से देश में जाकर टच करती है? अब जैसे हिमालय भारत में आया तो कंचनजंगा नाम कहलाया, मसूरी नाम कहलाया नाम कहलाया ना जी। नेपाल में गया तो माउंट एवरेस्ट कहलाया, नेपाल में गया तो अन्नपूर्णा कहलाया, महाभारत कहलाया, भारत में गया तो कंचनजंगा कहलाया। तो म्यांमार में भी जाएगा तो कोई ना कोई नाम कहलाएगा ना, पाकिस्तान में भी आएगा तो कोई ना कोई नाम कहलाएगा ना जी, अफगानिस्तान में भी आएगा तो कोई ना कोई नाम कहलाएगा ना। तो यहां समझेंगे ध्यान से, अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान में इस हिमालय का नाम क्या है? बताओ, नहीं पता है ना? अफगानिस्तान में इस हिमालय का नाम है हिंदू कुश पर्वत। कौन सी पर्वत? हिंदू कुश पर्वत। कौन सी पर्वत है जी? हिंदू कुश पर्वत। कौन सी पर्वत है? हिंदू कुश पर्वत। अब नेक्स्ट आप बताओगे कि पाकिस्तान में, कहां पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या नाम है? सुलेमान। क्या नाम है जी? सुलेमान। ये क्या नाम है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या इनका नाम है? हिमालय का विस्तार जो अफगानिस्तान में है उसका नाम है हिंदू कुश, और जो पाकिस्तान में है उसका नाम है सुलेमान। जो म्यांमार में है, जो कहां है? म्यांमार में है, उसका नाम है अराय कोमा। अराय कोमा, उसका नाम क्या है जी? अराय कोमा। म्यांमार में जो है उसका नाम है अराय कोमा। अब देखो लैमाटोल की बात करते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, इसके नीचे नागालैंड, इसके नीचे मणिपुर, इसके नीचे मिजोरम, है ना ऐसे जी? ठीक है। तो आंध्र अरुणाचल प्रदेश में पटकोई की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है जी? पटकोई। कौन सी पहाड़ी? नागालैंड में नागा पहाड़ी। नागालैंड में मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी। मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी, लैमा। मिजोरम में मिजो पहाड़ी। मिजोरम में किस रिपीट करते हैं? आंध्र अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। म्यांमार में अराय कोमा, म्यांमार में, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान। थोड़ा सा ध्यान दो, जितने भी भारत में उधर से लोग आए हैं, जैसे आदि मानव भी आया था हिंदू कुश पर्वत पार करके, बाबर भी आया था हिंदू कुश पर्वत, गजनी, मोहम्मद गौरी, सब उधर ही से आए, सब यूनान, सब कुषाण, जितना भी है सब इधर से ही आए। ये हमारे लिए बेटर, अगर यहाँ पे सब माउंट एवरेस्ट यहां अगर हो जाता तो कोई भारत नहीं आता। ठीक है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश में भी 4 पहाड़ियां और है। कहा जी? अरुणाचल प्रदेश में। बोले कौन कौन? बोलो सब, नहीं आता ना? डफला। कौन? डफला। फिर मीरी, अबोर, और कौन? मिसमी। डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियां। बोलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इससे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों पहाड़ियां कौन सा राज्य में? चलिए मेघालय की बात करते हैं। मेघालय में कौन सी पहाड़ियां जी? गारो। कौन सी पहाड़ियां?
गारो के बाद खासी, खासी के बाद जयंतिया, खासी के बाद फिर से बोलो। मेघालय में कई गो? 3 गो। पहला, दूसरा, तीसरा। और असम में है मिकिर। असम में कौन है? किसको दिक्कत है यहाँ तक? जल्दी से कॉपी कर, स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी कर लीजिए फास्ट। हो गया जी? आगे पढ़ा ना। देखिए 5 नंबर सवाल आते हैं। पंचायत राज दिवस कब मनाया? बहुत बेहतरीन सवाल, बताइए। देखिए पंचायत पर में वीडियो हम डालेंगे। पंचायत में आजकल बहुत पूछता है। 243 के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, कहां तक? तो सारा ट्रिकली। उम्मीद है कल वो वीडियो हम डाल देंगे, ठीक है। आज देखो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बताओ सब आप लोग। 24 अप्रैल, 24 लेकिन ये सब भी डाउट लेवल है, बताते भी कैसे, ठीक है। ध्यान दो, पंचायती राज सबसे पहले कहां लागू हुआ था? पहला पॉइंट कि पंचायती राज के बारे में ध्यान दो। पंचायती राज जो है ये सबसे पहले लागू कहां हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। कहा? राजस्थान। कौन सा जिला? नागौर जिला। राजस्थान के कौन सा जिला? राजस्थान के कौन सा जिला जी? राजस्थान का कौन सा जिला? नागौर जिला। फिर सेकेंड, दूसरा बार 11 अक्टूबर 1959। कहा? आंध्र प्रदेश। कहां पर? आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को कहा हुआ था? आंध्र प्रदेश। सब बताएंगे पहला बार में कहा लागू किया गया था? दूसरा बार में, ठीक है। अब समझिए किस संशोधन के तहत लागू हुआ? 73वां संशोधन। कौन संशोधन? 73वां संशोधन कब हुआ था? 1992 से 1993। 1992 से 1993। अब ये कौन सा समिति के द्वारा? तब बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? तो 1957। 1957 बलवंत राय मेहता समिति के तहत 1959 में पहली बार राजस्थान के नागौर जिला में, दूसरी बार आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां ध्यान देते हैं। पंचायत जो पंचायती राज समिति है ये अभी भी 3-4 जगह नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जान दो, पंचायत राज समिति इसका दिवस अगर बोलेगा तो यह 24 अप्रैल को। ये कब दिवस मनाया था जी? 24 अप्रैल। 24। थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ देखो ध्यान से सुन लेंगे। पंचायती राज के इतिहास की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट कि पंचायती राज सबसे पहले कहां से मनाया गया? पंचायती राज सबसे पहले कहां से मनाया गया? पूरा इतिहास हम हिस्ट्री जाना जाता हूं। पंचायती राज नहीं पता है ना, सुनो। सबसे पहले लोकतंत्र का जननी एक मिनट, सबसे पहले पंचायती राज चोल वंश के काल में। कौन वंश के काल में? चोल वंश। उस समय पंचायती राज नहीं बोलते थे, उस समय बोलते थे स्थानीय स्वशासन। उस समय क्या हम बोलते थे जी? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। देखो फिर से ध्यान, फिर तो समझ लीजिए। सबसे पहले इसका नाम था स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। ये सबसे पहले किस वंश के द्वारा शुरू हुआ था? चोल वंश। कौन सा वंश? पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन कौन सा वंश?
नौ सैन्य शक्ति कौन सा वंश? चोल वंश। नौ सैन्य शक्ति चोल वंश। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा लॉर्ड गवर्नर ने इसको पारित किया था, स्थानीय स्वशासन को? बोलो, स्थानीय स्वशासन किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन। किसने लागू किया था जी? लॉर्ड रिपन। सवाल आपसे ऐसे आएगा कि कौन से अंग्रेज ने स्थानीय स्वशासन को पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन। कौन सा वंश ने स्थानीय स्वशासन को शुरू किया था? तो चोल वंश। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र की जननी किसे कहते हैं? बताओ आप सब लोग, लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? यह मालूम नहीं? मालूम है? वैशाली को। बहुत अच्छा सवाल है ये। लोकतंत्र की जननी किसे कहते हैं जी? वैशाली कहाँ है? बिहार में। वैशाली कहाँ है जी? अब वैशाली में पहले लिच्छवी का शासक था। किसका शासक था? लिच्छवी का। और वही लिच्छवी की रानी थी कौन? लिच्छवी के राजा कौन थे? चेतक। और चेतक की बहन त्रिशला। और त्रिशला की बेटा महावीर। कुछ नहीं याद है? वर्धमान जी इनका बचपन का नाम था ना। तो ऐसे जीके को रेंज में लेकर चलो। ठीक है, लोकतंत्र की जननी को किसे कहते हैं? वैशाली कौन सा राज्य में है? वैशाली के समय किसका शासक था? लिच्छवी का शासन। किसका शासन था जी? लिच्छवी का। किसका शासन था जी? लिच्छवी का। अब देखो, अगर विश्व में आपसे पूछेगा दुनिया में बताइए, तो बताएंगे आप कि दुनिया में लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र की जननी दुनिया में किसे कहा जाता है? दुनिया में लोकतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? एथेंस को। किसको? एथेंस कहाँ है जी? एथेंस यूनान। एथेंस कहाँ पे? यूनान। सब अब फिर से थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, बताओ सब। स्थानीय स्वशासन कौन सा वंश? कौन सा गवर्नर? लोकतंत्र के जननी दुनिया में एथेंस। दुनिया में, भारत में वैशाली। भारत में। चलो ठीक, जैसे कॉपी उसको स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए जल्दी से। हो गया जी? हो गया ना? चलो अब देखो नेक्स्ट, अगला सवाल आपका क्या है? 5 नंबर, 6 नंबर ना। आगरा किस नदी किनारे? कितना आसान सवाल नहीं, यो नहीं पता है जी? बोलो, आगरा, आगरा, अयोध्या, सरयू, अयोध्या। आज पूरा शहर पढ़ लेना, कौन कौन शहर क्या है ध्यान दो। सबसे पहले बताएंगे, आगरा कौन नदी? आगरा कौन नदी? पहले यमुना का ही देख लेते हैं ना। यमुना का ट्रिक से बता दे। बोलिए, देखो यमुना का ट्रिक से, ट्रिक का शॉर्ट्स वीडियो चलता है ना जी, उसको भी सब देखा करेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक है, यमुना नदी पर बसे शहर। यमुना नदी पर बसे शहर। यमुना नदी पर बसे शहर का ट्रिक होता है, क्या इसका ट्रिक होता है बताइए? अ, आ, ई, और कुछ नहीं, बस अ, आ, ई दिल में। अ, आ, ई दिल में। अ, आ, ई दिल में। हो गया। अ, आ, ई कहा जी? दिल में। अब यहां ध्यान दो, समझेंगे। अ से आ, अ से आ से देखो, आ से आगरा। आ से, ठीक है। ई से इटावा। ई से, ई से इटावा। दिल से दिल्ली। दिल से, मां से मथुरा। मां से, मां से, मां से, वो अ से छूट गया। अ से छूट जाएगा, छोड़ो। ई से दो को बन जाएगा, एगो ई हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अ से कर दो इटावा, ठीक ना? अ से इटावा कर दो। ई से हो जाएगा इलाहाबाद। ई से
प्रयागराज कौन नदी पर है? यमुना पर भी और गंगा पर भी, यमुना पर भी और दोनों पे आता है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगला शहर की, है ना। तो बोलिए, गंगा नदी का ट्रिक आप सबको पढ़ाया गया था कभी? याद है? याद है जी? गंगा नदी का ट्रिक याद करो जल्दी से। काना बाप हवाई वेग से भागा, याद है यार? क्या था? काना बाप हवाई वेग से। और एक और ट्रिक, वह बीएसएफ में छपक था। बहुत सा ट्रिक होता है, बट हम कौन सा ट्रिक लिख रहे बोलिए? यही ना, काना बाप हवाई वेग से भागा। काना बाप हवाई वेग से भागा। हवाई वेग से बोलो, का से कानपुर, का से ना से ना से जी खत्म हो गया। आगे देख लेते हैं। बा से बक्सर और बलिया, बक्सर और दोनों में होता है। ठीक है, चलो। ह से बोलो, क से। अच्छा, पटना शहर कौन दो नदी के संगम में बसा हुआ है? सोन नदी और सोन और, ठीक है। पटना को और क्या कहा जाता है जी? पाटलिपुत्र। क्या बोलते हैं? पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा किसने कहा था, बताओ? पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा किसने कहा था? जल्दी बताइए। मेगा असलिज, मेगा असलिज। बोलो, ह से हरिद्वार, ह से। चलो, वा से वाराणसी, वा से ही से इलाहाबाद, वेग से बेगूसराय, वेग से वेग से वेग से। चलो, भाग से भागलपुर। और कुछ आ जाएगा? बस ना। आज 100 से साहेबगंज, 100 से साहेबगंज, 100 से ना साइलेंट, ना साइलेंट। ठीक है, 100 से साहेबगंज। अगर छपरा दिया जाता है, छपरा भी कौन नदी है जी? गंगा नदी है। अच्छा, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है ना। चलो जल्दी फास्ट करो क्वेश्चन तो, जल्दी लो सब। हो गया? आगे देखें, नेक्स्ट इसको हम देखें। हाँ, फोन नंबर छूट गया है, कोई बात नहीं, अगला बार लैपटॉप देंगे उसको, है ना। आगे देखो, सुनो, समझेंगे, समझेंगे ध्यान से लोग। अब क्या गंगा नदी की बात किया जाए, तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और नदी है जी? अच्छा बताओ, गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी कहां से निकलती है? बोल देंगे गंगोत्री नहीं, यमुना यमुनोत्री तो गंगा नहीं, गंगोत्री से नहीं, वो दो नदियों को मेल से बनती है। तो नदी गंगा का जब अच्छे से डिटेल से बता देंगे, है ना। आगे यहाँ देख लो, गंगा नदी हमारा कैसा नदी है जी? राष्ट्रीय। गंगा नदी पर बसा बड़ा शहर कौन है? कानपुर। बड़ा शहर कौन है? कानपुर। गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में है? तो ज्यादा बहती है उत्तर प्रदेश। ज्यादा कौन सा राज्य में बहती है जी? यूपी। ज्यादा कहां बहती है? यूपी में। गंगा नदी बिहार में कौन जिला में ज्यादा बहती है? तो बिहार में ज्यादा बहती है पटना। कहां ज्यादा बहती है जी? कहां ज्यादा बहती है? बिहार की पटना गंगा नदी शुद्ध पानी नहीं है। क्या है वो? अछूत। पाटलिपुत्र को कहा गया अछूतों की भूमि। पटना में थोड़ा सा लगातार अगर बारिश आएगा ना, पूरा पटना इतना डूब जाएगा, इतना डूब जाएगा। नहीं हो जाता ऐसा? ऐसा क्यों? पटना कहा गया है
मेगास्थित नहीं कह के गया था कि पटना में पानी का निकास द्वार नहीं है, थोड़ा सा बाढ़ आएगा पटना डूब जाएगा। वास्तविक बात है। और इनको राहुल भद्राचार्य जो थे वो अपने सर पे लेकर आग ज्वाला ऐसे लेकर घूम रहे थे। वो दक्षिण भारत से निकले और सभी राज्य में गए, बक्सर तक आए, बक्सर तक का गंगा जल हमारा शुद्ध है। लेकिन जैसे ही पटना में आ रहे थे तो गंडक नदी में बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आने से उनकी आग की ज्वाला बुझ गया और वहां से वापस तो बोले जाओ ये पटना अब अछूतों की भूमि रह जाएगा। पटना का गंगा जल शुद्ध नहीं है। शुद्ध कहाँ का है? वाराणसी, हरिद्वार, कानपुर और बिहार में है बक्सर। बिहार में है बक्सर तक शुद्ध, बाकी शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट ध्यान दो। अब बताएंगे ब्रह्मपुत्रा नदी पे कौन शहर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे कौन कौन शहर बसा हुआ है जी? डिब्रूगढ़। कौन है? बोलो डिब्रूगढ़। इसके बाद माजुली। कौन है? माजुली। डिब्रूगढ़ और माजुली। बोलिएगा कोलकाता कौन, हुगली नदी पर कौन बसा है? कोलकाता। हुगली नदी पर कौन बसा है जी? कोलकाता। बताएंगे गोमती नदी पर कौन बसा है? लखनऊ। गोमती नदी पर कौन बसा है? लखनऊ। गोमती पर लखनऊ। साबरमती, बताओ ये सब याद है जैसे नहीं है। साबरमती अहमदाबाद। साबरमती, साबरमती हो गया ना। चलो इसको सब स्क्रीन शॉट फजल से ले लीजिए। 6 नंबर सवाल छूट गया बाबू, एक आध 6 हो ले हो गया। 6 नहीं अब बनाना दिए ये। अच्छा कोई बात नहीं, नंबरिंग गलत हो गया है। ठीक, कौन हटा हो गया? हो गया ना। देखिए नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर आपका है 7। अच्छा 6 नंबर सवाल छूट गया ना, एक के बाद 7 और 8 हम बता रहे थे। कोई बात नहीं, पर वो सवाल से मतलब है, नंबरिंग से क्या मतलब। सवाल देख लीजिए हम लोग। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ फटाक से। कहाँ हुआ था? अगर जो मेरा कल वीडियो देखे होंगे अच्छे से तो छांट देंगे ऑप्शन से आप। कौन होगा? डी। देखो ऐसे छटेगा, वैशाली में उनका जन्म, वैशाली में उनका, और पावापुरी में उनका, कुरुबेला में महात्मा बुद्ध को मिला था ज्ञान की प्राप्ति। तो कौन बच गया? ठीक है, कल आपको पढ़ाया भी थे महावीर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुरुबेला में। तो महावीर स्वामी पूरा देख लिया जाए, कम ही कम देखेंगे ना, फिर इसका अलग से टॉपिक वाइज बना के वीडियो डाल दिया जाएगा। देखो जल्दी से, महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। चलो जल्दी से बताइए महावीर स्वामी का जन्म, सोचो जल्दी बोलो, जन्म हमें लिखना पड़ेगा। 40 ईस्वी। कहाँ हुआ था? वैशाली। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था जी? वैशाली। इनके माता का नाम, माता का नाम यशोदा उनकी पत्नी थी जी, यशोदा उनकी पत्नी थी। जल्दी बोलो माता का नाम। दम, लेकिन अब बताओ, अब ये बेसिक से बेसिक चीज है ना जी, ये तो कम से कम ये तो नॉलेज सबको होना चाहिए था ना। अगर ये भी नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या नॉलेज रहेगा बताइए। इनका माता का नाम आपको नहीं पता है, पिता के नाम पे तो वो नहीं पता है जी, नहीं पता है, बचपन का नाम पता है कि वो नहीं पता है? बोलिए, कुछ नहीं पता है। और अभी आज ही हम बताए हैं, आज ही बताए हैं कि राजा चेतक की बहन, बताओ, राजा चेतक की बहन तिसला। अगर नहीं बताते तो चलता, आज ही हम बताए ना। माता कौन थी? त्रिशला। किनकी बहन? राजा चेतक की बहन, राजा चेतक की बहन। अब बताओ इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम
और सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम, किनके बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध के। ये कौन से कुल के थे, ज्ञात्री कुल, कौन से कुल के थे, इनका बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। ठीक है, अब बताओ इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। अच्छा रुको, और रुक जाओ अभी। इनका इनका विवाह किससे हुआ, यशोदा। विवाह किससे हुआ, ये कंफ्यूजन नहीं लाना कि महात्मा बुद्ध की पत्नी इनमें या इनका पत्नी उनमें। महात्मा बुद्ध के यशोधरा, महात्मा बुद्ध के, महावीर जी के यशोदा, महावीर के, महात्मा बुद्ध की यशो। ठीक है ना, यहां देखो नेक्स्ट सब समझेंगे हम लोग। इनका पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रिय दर्शनी, अनुजा प्रिय दर्शनी, अनुजा प्रिय दर्शनी। नेक्स्ट इनका दामाद का नाम क्या था, जमाली, दामाद का नाम। इनके यही बने थे पहले शिष्य। महात्मा महावीर जी के पहले शिष्य कौन बने थे, जमाली। कौन बने थे, जमाली। कौन बने थे जी, जमाली। इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, इनकी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति बोलिए कहाँ हुआ था, ज्ञान प्राप्ति बोलो, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था जी, जाम्बिक नगर। कौन नगर, जाम्बिक, जाम्बिक ग्राम, जाम्बिक ग्राम। कहां होते हैं इनकी ज्ञान की प्राप्ति, जाम्बिक ग्राम। कौन सी नदी, कौन सी नदी, रिजु पालिका। कौन सी नदी, रिजु पालिका नदी, रिजु पालिका नदी। कौन सा वृक्ष, साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष, अगर वृक्ष बोले तो साल वृक्ष, वृक्ष बोले तो साल वृक्ष। अब बताओगे आप, इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया, पहला उपदेश कहाँ दिए, ये दिए पहला उपदेश राजगृह। कहाँ दिए, राजगृह। और इन्होंने किस भाषा में उपलब्ध उपदेश दिए थे, प्राकृतिक। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा। महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा और महावीर जी ने प्राकृत भाषा। महावीर जी की और देखा जाए बात तो महावीर जी का इसलिए धर्म आगे नहीं बढ़ा क्योंकि इनकी प्राकृतिक भाषा बहुत टफ था। जैसे हम लोग के लिए संस्कृत, हालांकि उतना टफ संस्कृत नहीं है, हम लोग बना देते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक भाषा टफ था और पाली भाषा आसान था। पाली भाषा आगे निकल गया, प्राकृतिक भाषा वहीं फंस गया। अब यहां देखो नेक्स्ट, महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी के पास 5 महाव्रत। कितने महाव्रत, कितने महाव्रत, कितने महाव्रत। इनके पहले 4 महाव्रत थे। कितने महाव्रत थे जी, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत रखे, एक ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 महाव्रत कौन कर दिए, महावीर। कितने महाव्रत थे, 5 महाव्रत। कितने थे, 5। फिर पूछेगा रत्न कितना, 3। कितना रत्न, 3 रत्न। कौन कौन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक बोलो, सम्यक दर्शन, सम्यक असम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, महावीर जी के कितने रत्न, 3 रत्न। अच्छा, महात्मा बुद्ध के कितने रत्न, 3 रत्न। बुद्धम सम, बुद्धम ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन। ठीक, जल्दी से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो इसको फास्ट एकदम। दिख रहा सब क्लियर ना जी, क्लियर दिख रहा सभी को। जिसको हल्का सा भी दिक्कत अगर होगा तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर अच्छा से नहीं दिख रहा है, जो भी डाउट आपको होगा। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट में कर देंगे कि सर दिक्कत हो रही है इस चीज में, तो उसका सुधार किया जाएगा। ठीक है ना।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट हम समझेंगे। आपका नेक्स्ट सवाल है 1857 की क्रांति में लियाकत अली कहां से लड़े थे? कितना फेमस क्वेश्चन, बताओ जरा सा। अच्छा सभी लोग बताइए पहले, हेयर सब कर रहे ठीक से ना? हेयर जबरदस्त लेकिन कीजिए सभी लोग, वही जो सेंचुरी का पेपर बनाकर बाइंडिंग करवा लीजिए और उस पर जितने भी वीडियो बना रहे सब जिक्र को लिख दीजिए, ठीक ना? बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1857 की क्रांति में लियाकत अली कहां से लड़े थे? तो लियाकत अली कहां से लड़े थे जी? इलाहाबाद। कहां से लड़े थे? कहां से लड़े थे? देखो 1857 क्रांति की कहानी बहुत एकदम, इतना दुखद कहानी है, इतना खराब, मैं खराब नहीं कर सकता, बहुत दुखद कहानी। एक तरह से कहा जाए तो 1857 की क्रांति जब हुई थी ना, तो जितने भी लोग लड़े थे भारत से, अंग्रेज, भारत के लोग अंग्रेज के खिलाफ, वो सब एक वजह के लिए कोई नहीं लड़ा था। अगर एक वजह के लिए लड़ता, सब एक साथ हो के लड़ता, तो अंग्रेज उसी समय भारत हमारा आजाद हो जाता। सब अपना अपना पर्सनल मैटर को लेकर सब लड़ा है। नाना साहब काहे लड़े थे जी? तो उनको उत्तराधिकारी नहीं माना गया था। झांसी की रानी काहे लड़े थे? वो जो बेटा को गोद लिए थे, जिसको दैत्तक पुत्र बोलते हैं, उनको भी कहा कि नहीं ये उत्तराधिकारी नहीं रहेगा। सब अपना अपना। पटना से लड़े थे पीर अली। कौन लड़े थे? तब पीर अली पुस्तकालय खोले थे। पटना में जाओगे स्टेशन के बगल में तो सब नहीं बाहर बेचता है, वैसे ही बेचते थे वो, तो उनका पुस्तकालय को बंद कर दिया। ये सब चीजें हैं, सब अपना अपना पर्सनल मैटर लेके लड़ा था। अगर सब लड़ता एक बार में सोचकर कि हमें अंग्रेज को एकदम पूरी तरह से भगा देना है, तो अंग्रेज भाग जाता। हालांकि सब भाग गया था, थोड़ा बहुत ही बचा था, ठीक है। देखो 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई थी? 10 मई 1857। कहां से? मेरठ से। कहां से शुरू हुई थी ये? मेरठ से। 1857 क्रांति आखिर हुई कैसे था, थोड़ा सा समझेंगे। देखो आग सबके दिल में लगा था, आग सबके दिल में लगा था, लेकिन कोई उकसाने वाला चाहिए था। उकसाने वाला आ गए थे कौन? सुभाष। अगला बात कौन उकसाए थे? सुभाष चंद्र बोस इस समय कहा लाएंगे जी? बोलिए कौन उकसाए थे जी? उकसाए थे मंगल। अब ध्यान दो, जैसे होता है कि कोई चोर पकड़ा जाएगा रोड पे, सबके मन हम एक झाप दे, हम एक झाप दे, लेकिन सब एकदम अपने आप को दबाए रखे, कोई पहले एक झाप दे के दिखाए तो सब लगना शुरू हो जाता। वो चीज है, सब लोग के दिल में आग था, लेकिन सबसे पहले चिंगारी किसने फैलाया? मंगल पांडे। इनकी भी बहुत अच्छी कहानी है, समझेंगे क्यों। हुआ क्या था ना उस समय कि मंगल पांडे एक ब्राह्मण थे। क्या थे ये रास्ते से जा रहे थे, तो पहले के समय क्या होता था ना कि पहले के समय में जो दलित वर्ग के लोग होते थे, तो दलित वर्ग के लोग के लिए आपको हम एक पढ़ाए तो बहुत अच्छे क्लास में कि दलित वर्ग के लोगों को सामने गुजरने नहीं देता था। उन लोग जब जिस रास्ता से कदम से चलता था ना, तो यहाँ से पीछे बढ़नी नीचे लटका था और झाड़ू से बहराते जा रहा, चल रहा अब बहराते जा रहा। जब वो काम करते थे तो थकने के बाद पसीना यहाँ से गिरता है ना, तो यहाँ पे एक हड़िया लटकाया कि पसीना कहाँ गिरे? हड़िया में। पसीना भी जमीन पे, इतना खतरनाक बताओ। अगर मान लीजिए काम करते करते प्यास लग जाता था, तुम लोग को पानी से पानी कैसे पिला रहा था? जब डंडा है नहीं ऐसे, इतना बड़ा बांस लेगा, अब बांस लेके अब बांस के बीच में डालेगा पनिया ऐसे, और वो ऐसे मुंह छाने, और इससे ज्यादा पानी। इतना खराब स्थिति था उस समय, बताइए इतना खराब स्थिति था। इसीलिए SC ST महिलाओं को आरक्षण दिया गया था ताकि आगे बढ़े। अभी भी लेकिन लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अब इस पे चीज और समझा सुनिएगा। अमेरिका में दो गुट, अमेरिका में दो जाति, काला और काले लोग को उस समय जैसे दलित लोग को भारत में वैसे किया जाता था ना, सेम वैसे ही काले लोग को वहां मत भेदभाव था। बहुत ज्यादा काले लोग को भेदभाव, इतना भेदभाव कि काले लोग को मार्केट में रख कर पूरा ऐसे लपेट कर, है ना, पट्टा लपेट कर, अब मार्केट में उसको बेचा जाता था। मार्केट में कि कितना इसको बोली लगाओ, अपने घर ले जाओ, घर का सारा काम कराओ। सोचो इस तरह से हालत था। लेकिन उस समय अमेरिका ने किसी को भी कोई आरक्षण नहीं दिया, लेकिन आज वर्तमान में
काले लोग इतना मेहनत वहां किया कि मेहनत करके अब गोरे लोग के बराबर आ गए, दम गोरे लोग के बराबर। अब वहां पे कोई इलेक्शन शुरू से नहीं मिला, लेकिन वर्तमान में बहुत आगे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए कौन में, गोरे वाले में। अब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने ना जी, जो कि सबसे दलित थे उस समय भी, जैसे भारत में दलित उस समय वो थे। लेकिन भारत में इतना आरक्षण मिलने के बाद भी बहुत लोग वहीं के वहीं अभी है। लेकिन आगे बढ़ना चाहिए, जब मौका मिले तो, जब मौका मिले तो कदम इतना ऊपर उड़ाओ इसीलिए आसमान में उछाल लगना चाहिए, है ना। देखिए 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था, मेरठ से। तो सुन लीजिए, जब वो रास्ता में चल रहा था एक ऐसे दलित वर्ग, तो चलते चलते ना उसका झाड़ू से टकरा के कौन, मंगल पांडे, झाड़ू से कौन टकरा गए, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे गुस्साना शुरू हो गया, कहा कि तुम कैसे झाड़ू यहां चला दिया, कैसे टच हो गया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, क्या थे वो, उनको बहुत गुस्सा आने लगा। अब उस समय दलित वर्ग ने बोल देता है ना कि आप मेरे झाड़ू से इतना छुआछूत कर रहे हैं, लेकिन जो आप कारतूस, जो बंदूक चलाते हैं, जो मुंह से खोलते हैं कारतूस, उसमें गाय और सुअर के चर्बी रहता है। अब उसका दिमाग खनक गया कि सही बात है क्या, लगले अब ये डांट रहे हैं तो दलित वर्ग को, वो खुद उल्टा इन्हीं को ऐसा बात बोल दे कि दिमाग शॉक्ड हो गया। अभी गया, जाके पता करने लगे। आप पता की तो बात सच हुआ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुंह से खुल जाए तो उसमें सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी बहुत उसमें होता है चिकनापन, तो लगा देता है जल्दी तीरने के लिए, लगा दिया गया था। अब जैसे ही मालूम चला तो मंगल पांडे के पास आए, जो उस समय अंग्रेज लोग थे, जो पूछा कि क्या इसमें गाय के कारतूस है, गाय की चर्बी है इसमें, कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, लगले गोली दोनों के मार दी। तो चिंगारी यहां से उबर गए। इसका कहानी बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे 1857 क्रांति में, अभी जल्दबाजी करते हैं, ठीक है। अब उसी समय जैसे चिंगारी फूटा तो हर देश के लोग जुट गए, लगता है अंग्रेज पिटा रहा, चलो हम इन्हें से मारेंगे, इन्हें से मारेंगे। हर देश की, हर गांव से, हर शहर से महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चा, सब जिसको जो मिले, महिलाओं को वही चौकी, बेलना, छोलना, छोलनी, कलछुल जो मिले सब लेके दौड़ गया। पुरुष लोग भी सब कुछ लेके दौड़ गया, बच्चा भी, बूढ़ा भी, सब लेके दौड़ गया। और उस समय अंग्रेज के पूरी तरह से भगाया था। फिर महारानी विक्टोरिया दिमाग लगा के फिर भारत में आ गई, ठीक है ना, प्लानिंग करके दोबारा आई थी, ठीक है। अब समझो ये क्रांति कहां कहां से लगा था। तो एक पढ़ते हैं पहले स्थान, कौन से स्थान से कौन कौन राजा या कौन कौन पुरुष या कौन कौन व्यक्ति लड़े थे, है ना, कौन कौन से व्यक्ति लड़े थे। सबसे पहला बताओ, इसको ऊपर कर देना, क्लास में छोटा बना कॉपी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहला बात करते हैं, सबसे पहले दिल्ली से बताओ जल्दी, आप बोलते रहना, याद है तो बोलिए, दिल्ली से। ऑनलाइन में जो देखेंगे वो बोलते रहेंगे, मन मन में बोलते बोलते ना याद होता है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। दिल्ली से बहादुर शाह, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को हम कह सकते हैं बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट आप बताओ, कानपुर से कौन लड़े थे जी, कानपुर से कौन लड़े थे, नाना साहेब, नाना। और एक और लड़े थे तात्या टोपे, तात्या टोपे जो थे ना वो सैन्य विभाग के थे। तात्या टोपे कौन विभाग के थे, सैन्य विभाग के। तात्या टोपे भी कम नहीं थे, लेकिन इनको क्या हुआ था कि मान सिंह एगो थे, वो ना इनको अंग्रेज से पकड़वा दिया, तब उनको फांसी पे लटका दिया गया था। तीसरा आइए, बोलिए बिहार से कौन लड़े थे, बिहार से कुंवर सिंह, नहीं नहीं बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़े थे ना, वही लड़ो ना, वही होंगे। बिहार के जगदीशपुर से कौन लड़े थे, कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर से कौन लड़े थे, आप पटना से कौन लड़े थे, पीर अली, यहां लिख दे साइड में, सब समझ जाना जी। पीर अली कहां से लड़े थे, पटना से। किस लिए लड़े थे, क्योंकि इनकी पुस्तकालय को बंद कराया गया था, इनके पुस्तकालय को बंद कराया गया था। चौथा आते हैं, बोलिए नेक्स्ट आते हैं, इलाहाबाद से कौन लड़े थे, इलाहाबाद से लड़े थे लियाकत अली, लियाकत अली। लखनऊ से कौन लड़े थे जी, लखनऊ से हजरत बेगम, हजरत, इनको अंग्रेज सीधे कहां भगा दिए मालूम है, नेपाल भाग गई थी। फिर हजरत बेगम कहां जाकर छुपी थी जी, नेपाल।
बोलिए झांसी से कौन लड़े थे? झांसी की रानी लक्ष्मी, लक्ष्मी झांसी से लड़े थे कौन? लक्ष्मी बाई। ठीक है, नेक्स्ट बरेली से कौन लड़े थे? बरेली से राय बहादुर, राय बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट आप आएंगे फतेहपुर से, इतना ही रहता है ना, जल्दी कॉपी करो सब, स्क्रीनशॉट ले दो फर्स्ट। फतेहपुर से, अच्छा बरेली से खान बहादुर सब कर देना। ये जो है बरेली, यहां से खान बहादुर, राय बहादुर नहीं, खान बहादुर, खान। अब फतेहपुर ये लिख दे क्या, फतेहपुर से कौन थे? अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ठीक है ना, बरेली से खान बहादुर, दिल्ली से बहादुर सजाफर, इलाहाबाद से लियाकत अली। चलो सब लोग इसको थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए, बताएंगे 1857 क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? कब? 10 मई। कब? कब? बोले दिल्ली से कौन लड़े थे? कानपुर से। और साथियों बिहार से, बिहार के ई लड़े थे जगदीशपुर से। कहां से? जगदीशपुर से। आप पटना से, पटना से इलाहाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ, लखनऊ। हजरत बेगम कहाँ भागी थी फिर? दिल्ली, ऐसे नेपाल। कहाँ भागी थी? ठीक है, झांसी से, झांसी से, बरेली से, बरेली से खान बहादुर, खान। कंप्लीट है ना? नेक्स्ट देखो, अगला आपका है कौन? सुमात्रा और निकोबार। सुमात्रा और निकोबार चैनल को कौन डिग्री चैनल जोड़ता है? अब जल्दी बताओ। नेपाल एक क्या है जी? सुमात्रा और निकोबार। इसका ट्रिक आप सबको पढ़ाया गया था बट याद नहीं सबके है, बोलो जल्दी। सोन मामी नील अंडमान निको, चलो कौन? ग्रेट चैनल ना, आंसर। इसका ट्रिक था सुन मामी नील अंडमान निको, अंडमान निकोबार। एक बार जान लो सब एक बार कि अगर आप चाहते हो कि जीके परमानेंट याद हो तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो कभी भी जीके आपके दिमाग में कभी नहीं बैठेगा। इसको ना रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और अब लगातार रिवीजन कराएंगे। एग्जाम से पहले 4 घंटा का लाइव चलेगा। ठीक है, एकदम महा रिवीजन क्लास, सिर्फ जीके चलते चलो, चलते चलो, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे सुन जो है ये ग्रेट चैनल। सुन क्या जी? सुन जो है, सुन का ट्रिक क्या है? ग्रेट चैनल। सुन का ट्रिक रहेगा ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। सुन का ट्रिक क्या रहेगा जी? ग्रेट चैनल। मामी का ट्रिक 8 डिग्री, मिल का ट्रिक अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार 10 डिग्री। देखो सु से सुमात्रा, सु से, न से निकोबार, न से, न से निकोबार, मा से मालदीव, मा से मी से मिनिकाय, मी से, मी से फिर मी से मिनिकाय, मी से ल से, ल से, ल से लक्षद्वीप और 10 डिग्री अंडमान निको। अब फिर से ध्यान दो, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निको, ग्रेट चैनल सुमात्रा और निको। मामी 8 डिग्री मालदीव और मिनिकाय, मालदीव और 9 डिग्री मिनिकाय और, मिनिकाय और 10 डिग्री अंडमान और, अंडमान और निकोबार। बोलिएगा आप, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है जी? लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोट। लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोट। लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप कौन है? अच्छा लक्षद्वीप की भाषा बताओ जरा,
भाषा क्या है जी? मलयालम। भाषा क्या है? मलयालम। भाषा क्या है? मलयालम। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। नेक्स्ट ध्यान दो, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है यह सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी जरा बताओ तो सब। अंडमान निकोबार की राजधानी जी पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अब बताओ, पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ये अंडमान निकोबार में कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। कहाँ है ये? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है जी? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान। ठीक है। अंडमान निकोबार जब द्वीप पढ़ाते तो आपको बताते सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है। उत्तरी अंडमान में नारकुंडम बैरन द्वीप, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप। अंडमान निकोबार के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर और सबसे छोटा है लिटिल अंडमान। सबसे छोटा लिटिल। इतना छोड़ दे। एक चीज और ध्यान दो, देखो इंडोनेशिया जो द्वीप है, इंडोनेशिया द्वीप, इंडोनेशिया द्वीप जो है ना, इस पर 13,000 छोटे छोटे द्वीप है। आप कुछ बोलेगा कि द्वीपों का समूह या द्वीपों का द्वीप किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया। द्वीपों का द्वीप पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप समूह एकमात्र देश जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम, इंडो, दिल से कॉपी करो, सिर्फ मुस्लिम है वहां, कोई हिंदू नहीं। जबकि वहां रामायण, रामायण भी यहाँ होता है, सब जान लो। कोई दिक्कत नहीं है, जाइए घूमिए, दिक्कत किसी को नहीं है, कहीं जाने में किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। मुस्लिम है तो उससे क्या, कोई दिक्कत नहीं। हो गया जी। देखो लास्ट क्वेश्चन आता है, तो वो छूट गया था कौन? तरंगधैर्य ना। तरंगधैर्य बढ़ता है तो आवृत्ति क्या होती है? बहुत जबरदस्त सवाल। तरंगधैर्य बढ़ता है तो आवृत्ति क्या होता है जी? घटता है कि बढ़ता है कि अपवर्तित रहता है कि पहले बढ़ता फिर घटता? तो सबसे पहले आप समझोगे ये तरंगधैर्य बढ़ता है तो आवृत्ति घटता है, तरंगधैर्य बढ़ता है तो आवृत्ति। चलिए अब तरंग पूरा पढ़ लेगा, रंग प्रॉपर ले। देखो इसका ट्रिक है, गाये अविसु, गाये अविसु, तो इंफ्रा मारे, इंफ्रा मारे। आज लगता है ज्यादा ट्रिक हो गया ना जी, आज ट्रिक भी ज्यादा हो गया ना, याद सब रहेगा ना, याद पूरा करना है फिर भी। ठीक है। गाये अविसु तो मारे इंफ्रा, कौन मारे जी? इंफ्रा। देखो गा से गामा किरणें, गा से ए से एक्स रे, ए से अविषु से अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा यानी यूवी किरणें, यूवी अल्ट्रा वायलेट को हम बोलते हैं पराबैंगनी, पराबैंगनी। विषु से हो जाएगा विजुअल, विषु से विजुअल, विजुअल का मतलब दृश्य, विजुअल का मतलब दृश्य। इंफ्रा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब अवरक्त, इंफ्रारेड का मतलब मां से माइक्रो, मां से माइक्रो का माने सूक्ष्म तरंग, माइक्रो का माने रे से रेडियो तरंग, रे से रेडियो तरंग, रे से रेडियो तरंग। अब जरा ध्यान दो, इधर से अगर आप ऐसे जा रहे हो ऐसे, तो समझो कि तरंगधैर्य बढ़ रहा है। क्या हो रहा है जी? तरंगधैर्य बढ़ रहा है। तरंगधैर्य का मतलब होता है दूरी, दूरी क्या हो रहा है? इधर बढ़ रहा है, इधर दूरी बढ़ रहा है। इसका मतलब सुनिएगा, सबसे कम तरंगधैर्य किसका? उसके बाद यूवी किरणें अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद दृश्य किरणें, उसके बाद अवरक्त, उसके बाद सबसे ज्यादा तरंगधैर्य किसका?
सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका, सबसे ज्यादा दूरी तक कौन मारता है। अब सुनिए, अगर तरंग दैर्घ्य जिसका बढ़ेगा उसका घटेगा क्या क्या, ये ध्यान दो। जिसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा उसका घटेगा क्या क्या, ये आप सब समझेंगे ध्यान से। देखिए, उसका घटेगा आवृत्ति। क्या उसका घटेगा जी, आवृत्ति। उसका क्या घटेगा, तरंग दैर्घ्य जिसका बढ़ेगा आवृत्ति उसका, जब आवृत्ति घटेगा तो ऊर्जा भी घटेगा, आवृत्ति घटेगा तो ऊर्जा भी घटेगा, भेदन क्षमता भी घटेगा, भेदन क्षमता भी घटेगा। अब इसीलिए आपसे सवाल इसमें कई तरह के पूछ सकते हैं। अभी आपको इसी में अच्छे समझा के देख लेते, ठीक है। इधर से देखना, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है जी, रेडियो तरंग। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य इधर बढ़ रहा है, इधर उधर क्या होता है, घट रहा है। कि अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो भेदन क्षमता, ऊर्जा, आवृत्ति घटता है। क्या होता है, अब बताओ सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता किसकी, सब इधर भेदन क्षमता इधर ज्यादा है ना जी। चलो सबसे कम भेदने की क्षमता, सब उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद यूवी किरणें, उसके बाद अब इसमें पूछा जाए सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता, सबसे कम दूरी जाने की क्षमता, गामा। सबसे कम दूरी कौन जाएगा, सबसे ज्यादा दूर जाने का, सबसे कम दूर, सबसे कम भेदने का क्षमता, रेडियो तरंग। अब देखो, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा आवृत्ति, भेदन क्षमता घट रहा ना जी, ठीक, ऊर्जा भी घट रहा। किसको दिक्कत है, यहां तक पूरा कंप्लीट हो गया ना। चलो अब थोड़ा सुन ध्यान से, कल शनिवार है तो कल क्या होगा, कल इस सब से टेस्ट हो जाएगा। कल इस सब से क्या हो जाएगा जी, टेस्ट हो जाएगा। 5 दिन मंडे से फ्राइडे तक जितना वीडियो बनेगा उसका सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है। आज इतना ही सबको रहने दे, ठीक, बंद कर दो।